हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड आबकारी का पेपर 30 जून को होना है और उसके लिए पाठशाला की तरफ से आपको करवाई जा रही है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में आते हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है सुबह, जैसा कि आपसे वादा था हमारा पिछले टेस्ट का। अगर आप में से कई सारे प्यारे साथियों ने, लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों ने उस प्रैक्टिस सेट को देखा, और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद कहता हूं मेरे प्यारे भाई प्यारे साथी जिन्होंने भी उसको लाइक किया। आपके लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से ये था कि आज हमने आपको ये प्रैक्टिस सेट जो अब आप देखेंगे आपके लिए टेलीग्राम चैनल, क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का, तो प्यारे भाई प्यारे साथी टेलीग्राम चैनल का नाम है ये पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी। आपको अगर ये लिंक ना मिले कमेंट करो, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्त, आपको अब वहां पर दे दिया गया था बिल्कुल प्रिंट फॉर्मेट में। देखो, ऐसा हम देते नहीं है क्योंकि वो पेड हम बनाते हैं, लेकिन हमने, क्योंकि आपने पिछली बार लाइक किए, तो हमने आपके लिए इस बार प्रिंट फॉर्मेट में, बिल्कुल प्रिंट तुम कर दो इसके फॉर्मेट में, हमने वो प्रैक्टिस सेट वहां पर डाला। पूरा आप पेपर प्रिंट करोगे ना, 6 से 7 पेपर में वो निकलेगा बिल्कुल आयोग जैसा, एकदम करोगे बिल्कुल वही फॉन्ट साइज उसी तरीके से उसे सेटल किया गया। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो सुधार दी जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा किया गया, आपको दिया गया क्योंकि आपने किए थे लाइक। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और अब हम इसको करने जा रहे हैं यहां पर विद एक्सप्लेनेशन, एकदम समझाते हुए करेंगे कि क्वेश्चन। अगर मैं जल्दी पढ़ूं तो आपको क्या करना है, आराम से वीडियो को पॉज करके आंसर करना है, फिर आगे बढ़ना है। पेपर कर लिया है तो मैच करते हुए चलना, कुछ गलती हो सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर यार अच्छा लगे तो थम्स अप करना, कमेंट करना, ये सब। अगर कोई दिक्कत आपको लगे तो ये नंबर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर देते हैं, दोस्तों 80। ठीक है, एक सेकंड समझो, कभी कभी देखो गलती हो जाती है। तो गलती यह है कि ये नंबर जो है गड़बड़ हो गया है, तो यहां से इसको हटा देते हैं और ये नंबर ये हो जाएगा 8077773800। इस नंबर पर अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत होती है आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप जरूर हमसे पूछना, मैसेज करना, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, आंसर बताया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे आबकारी का आपका 100 मार्क्स का पेपर आना है। 100 मार्क्स का पेपर, और क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चंस भी 100 हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए क्वेश्चन है। आराम से देखना, आराम से करना, कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी आंसर बता के आगे चलें, कम टाइम आपका खर्च हो। अंग्रेजी भूला किसको कहता है, टॉम अल्टर को। चितेरा चित्रकार बी मोहन जोशी को, है ना। चितेरा कवि सुमित्रानंदन पंत को। चितेरा चित्रकार हो गया गोल्डन गर्ल वंदना कटारिया। अंग्रेज संत माधव आशीष को। इनमें से कौन सा गलत युग्म है ये आपको बताना है साथी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि आपको ये बताना है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको ध्यान ये देना है कि जो ये गोल्डन गर्ल है, ये वंदना कटारिया को नहीं कहा जाता। वंदना कटारिया को कहा जाता है हैट्रिक गर्ल। वंदना कटारिया को कहा जाता है हैट्रिक गर्ल। ठीक है, हैट्रिक गर्ल कहा जाता है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल वंदना कटारिया को नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है हैट्रिक गर्ल। उम्मीद है समझ आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सुमेलित नहीं है। फिर से, तो पेपर में भले 100 क्वेश्चन हो, लेकिन आपको लगभग 200 से 300 क्वेश्चन इस सेट में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, वस्तु शिरोमणि शंकर गुरु, रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा, गढ़ राजवंश मौलाराम, मानोदय काव्य मतीराम। तो मतीराम ने नहीं लिखा है, ये लिखा है भरत कवि ने। किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर भरत कवि ने ये लिखा है मानोदय काव्य। तो देखो सुमेलित नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पेपर में आएगा और आपने करना है। तो आपका रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिस की मार्क्स कैसे बढ़ेंगे ये आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है आवाज साफ आ रही होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखना है, आराम से आपको समझ आएगा, आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्या पता कि ऐसा ही क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में, आबकारी के प्रैक्टिस सेट में, और अब नई भर्ती आने वाली है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके भविष्य में भी काम आएंगे, क्योंकि सिलेबस वही है, क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, तो बस आपको तैयारी करता रहना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेसी
नामक उत्सव कितने दिन के लिए मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? बैसी। तो देखो बैसी कितने दिन के लिए मनाया जाता है ये तो ठीक है, आपने बताना है कि भाई उत्तराखंड के किस जिले में मनाया जाता है या कितने जिलों में बैसी नामक उत्सव मनाया जाता है। पता हो तो पहला होमवर्क का क्वेश्चन है आपका ये, आपने ये बताना है। तो देखो बैसी 22 दिन से आया है और 22 दिन के लिए मनाया जाता है, इसलिए सवाल पूछा गया है यहां पर। उम्मीद करता हूं समझ आएगा, अच्छे से कर पाओगे। ध्यान से देखो अगला सवाल। दिल्ली जाते हुए काशीपुर में किस चंद शासक को मुगल वजीर कमरुद्दीन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से विभूषित किया गया? किसकी बात हो रही है? कहां जा रहे थे साहब? दिल्ली जाते हुए काशीपुर में किस चंद शासक को, किस चंद शासक को मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका जवाब है कल्याण चंद चतुर्थ। ठीक है, आ रही है क्या मेरी बात आपको समझ में? देखो अगर आपको डाउट रहता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन कहां से बनाया, पेपर में कहां से डाला है, तो दोस्त आप कमेंट करना, हम आपको सोर्स भी बताएंगे। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि देखो उत्तराखंड में प्रैक्टिस सेट तो बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा करके रख दिया जाता है, फिर उसका एक सोर्स नहीं होता। आप भले कह दो कि सर ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल मान लेंगे आपकी बात, लेकिन हम आपको सोर्स बताएंगे। अगर सोर्स में गलत होगा तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि बनना पेपर जो बनेगा वो किताबों से ही बनेगा, प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनेगा। कुछ नई चीजें अखबारों में आती है, करंट अफेयर में आती है, तो उससे रिलेट करके बन जाता है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को देखना है मेरे प्यारे भाई। और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, फ्री प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपकारी के लिए, हमारी तरफ से आपको विशेष हैं ये। लेकिन इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं? यही कि भैया आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कर देना है। यार मेहनत को तो समझते हो, क्योंकि तुम भी मेहनत करते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। गुड्स के अनुसार किस स्थान पर चंदों द्वारा फासना शिखर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया था? कौन सा? फासना शिखर शैली। ठीक है, तो फासना शिखर शैली में जागेश्वर जो अल्मोड़ा में धाम है वहां पर किया गया था, ऐसा गुड्स साहब ने कहा है। इतिहासकार रहे होंगे ये, इन्होंने ये बताया है। तो यहां पर 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, इसके ऑप्शन तुमको दिखाई देंगे, उम्मीद है थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ये लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उम्मीद है पढ़ लिया होगा। अब अगर ये पढ़ लिया तो कथन तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही कथनों को आपको बताना है, कौन से कथन सही हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझना मेरे साथी, मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। ये बच्चा ये बात जानता है। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य, बोलो गलत है। क्यों? क्योंकि ये 27वां राज्य है। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया, बोलो सही है। बोलो बोलो, घर में बैठ करके बोलो कि सही है। हाँ सर। उसके बाद या हिमालय या 9वां हिमालयी राज्य है, बोलो कि गलत है, क्योंकि हिमालय कौन सा राज्य हुआ? 11वां। तो अगर ये हुआ तो एक और तीन सही हो जाएंगे, तो ये हो गया आंसर। आ रही है क्या बात समझ में? चलो आ जाओ अगला देखो और समझना फटाफट कि आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे अच्छे से अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हो। आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी? बड़ा प्यारा सवाल है। 1946 की ये बात है। 1946 में जब आप आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भवन बनाने की, विभाग बनाने की बात किसने की थी? ठीक है, तो मेरी बात समझना, जितने बच्चे बोल रहे हैं कि श्रीदेव सुमन ने करी थी तो गलत हो। पीसी जोशी ने तो कुमाऊं परिषद, कितने बच्चों को याद है कुमाऊं परिषद कब बनी थी? बच्चा जानता है, 1970 आंसर करेगा। मानवेंद्र शाह को आप जानते हो, अंतिम टिहरी नरेश थे। चलो फटाफट आओ। तो बद्रीनाथ पांडे। अच्छा, इन्होंने किताब लिखी है, इन्होंने लिखी है कुमाऊं का इतिहास। लिखी है क्या इन्होंने लिखा है कुमाऊं का इतिहास, ये याद है क्या? अच्छा आप बताओ गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? फिर गढ़वाल का इतिहास याद करो, क्या तुम्हें याद है? अगर तुम्हें याद है तो बहुत ही बढ़िया, रिवीजन साथ साथ चलना चाहिए। चलो आओ प्यारे साथी। चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कब है भाई चिनाब घाटी, कहां स्थित है? तो आप कहेंगे सर चमोली में स्थित है। सर चमोली में क्या है? चमोली में स्थित है चिनाब घाटी। अच्छा, एक वाटरफॉल है हार्डी वाटरफॉल है, तो हार्डी वाटरफॉल। और हरिद्वार में झिलमिल। अच्छा बताओ झिलमिल क्या है? झिलमिल ताल हरिद्वार है या झिलमिल जो है वो एक संरक्षण रिजर्व है? तो ये भी जरा फटाफट बताओ, हरिद्वार में नाम सुना है तुमने? चलो आओ। देखो प्रैक्टिस सेट करते समय फायदा तब है जब तुम एकदम
एकाग्र होकर के नोट्स बना करके और साथ में जवाब दे रहे हो, घर में बैठे बैठे बोल रहे हो कि हाँ सर हमने ये पढ़ा, हम ये बोल रहे हैं, तो रिवीजन भी होगा। पेपर तब निकलेगा, पेपर सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलेगा, टेस्ट भी लगाने होंगे और ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा कि हमसे गलती कहां पर हो रही है, ये जरूरी है जानना। चलो आओ अगला क्वेश्चन है। अच्छा पहले मैच द फॉलोइंग देख लो, क्योंकि स्क्रीन तो इतनी ही है, उसको बैलेंस करते हैं थोड़ा सा। मैच द फॉलोइंग में आपको एक तरफ बताना है नदी और एक तरफ सहायक नदियां, ठीक है, समझ गए। चलो यहां तक दिख रहा है, सूची 1 सूची 2, तो इसको एडजस्ट करते हैं ऐसे, थोड़ा सा इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक। अब यहीं पर मैच द फॉलोइंग खेल दे रहे हैं फटाफट। तो यमुना की बात करेंगे तो यमुना कमलगाड़ आता है, तो ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया। गंगा का रामगंगा सोलानी कोसी रामगंगा, काली का कमल रमलगाड़, काली का रमलगाड़ होगा, तो डी का हो गया 4, तो ए का 3 है डी का 4 है, ए का 3 है डी का 4 है, एक ही ऑप्शन है ये रहा, 1 और 2। बी का 1, बी का 1 तो आसान है, गंगा का सोलानी तो बच्चा बच्चा जानता है, कोशी का रामगंगा जानता है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखेंगे भाई। अच्छा इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़े प्यार से पढ़ना, टाइम लग सकता है तुमको पढ़ने में, इसके लिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप इस सवाल को, जरा देखना मेरे प्यारे साथी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वासिंगा, बासुकी, अमेला तथा गाजर घास, क्या बात है, गाजर घास, गाजर घास क्या है? तो देखो जैसे ऑप्शन दिए गए आराम से पढ़ के इसका आंसर करना, तुम कर जाओगे मुझे पूरी उम्मीद है। मैं पूरा लंबा ना पढ़ करके फटाफट आंसर बता रहा हूं प्यारे साथी। जो ये वासिंगा, बासुकी, अमेला, गाजर घास है प्यारे भाई, ये पर्यावरण एवं वनस्पति के लिए संकट उत्पन्न करने वाले वृक्ष एवं वनस्पति हैं। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? क्या तुम्हें रट लेना है कि पर्यावरण वनस्पति के लिए किस्म से संकट उत्पन्न करते हैं? ये ऐसी गाजर घास है जो आसपास की वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है। याद कर लेंगे इसको, है ना। ज्योग्राफी से आने वाले सवाल है, नए भी तो मिलेंगे, सारे पुराने सवाल करते रहोगे फिर बोलोगे नए नहीं करवा रहे। आगे देखो और क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। राज्य के वन्य क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि राज्य के जो वन्य क्षेत्र हैं, जो वनों क्षेत्रों में जो खदान है, वहां से अगर खनिज निकाला जाए, खनन किया जाए। वास्तव में तो यही हो रहा है कि प्राकृतिक की गोद से सरकार सारे खनिज निकाल दे रही है, इस पर कि लोगों की भलाई होगी, विकास होगा। इसको कौन करता है? क्या इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या उत्तराखंड वन विकास निगम करता है? तो उत्तराखंड वन विकास निगम के पास इसकी अंडरटेकिंग है, अथॉरिटी है। ऐसे करो, आगे देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य परियोजना का संबंध है। ग्राम्य परियोजना में क्या किया जाएगा? रासायनिक कृषि को जैविक कृषि की ओर ले जाना, पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकना, नकदी फसलों को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत की भूमिका को बढ़ावा देना। तो देखो जो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बी, ठीक है, 12 का बी हो जाएगा आंसर। अगले उसमें आते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से रखा गया है। बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले। आप कहोगे कि एक हमने पढ़ा है अल्मोड़ा। अरे मेरे भाई अब तुम्हें और पढ़ने होंगे, क्योंकि जनगणना का डेटा आए सालों साल बीत गए, तो सालों साल जब बीत गए तो अब एक से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा पढ़ लो। इसीलिए क्वेश्चन रखा गया है रिविजन प्लस प्रैक्टिस। इसी का नाम है पाठशाला ऋषिकेश, जो आपको तैयारी कराते समय सभी मापदंडों का कोशिश करता है कि पूरे किए जाएं, आपको अच्छी तैयारी कराई जाए। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल व बागेश्वर इज द राइट आंसर। ये वाला जो आप देख रहे हैं 4 जिले, जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलो आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? फटाफट आंसर करो। तब तक देखो माफ करना, उत्तराखंड में जनगणना के अनुसार यानी कि जनसंख्या के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के बढ़ते क्रम में क्या है? बढ़ता क्रम। तो भैया आप जानते हैं क्या? ये वाला क्या है? थारू, ठीक है, थारू जो है, थारू, ठीक है, फिर जौनसारी, अच्छा जौनसारी, और फिर बोक्सा, माफ करना, फिर बोक्सा, और फिर भोटिया, ये है जनजातियों का क्रम।
अगर भूमियाल देवता की मैं बात करूं तो भूमियाल देवता की पूजा करते हैं भोटिया, ठीक है। बोक्सा अगर बात करे जाए तो ध्यान से समझना, ये पूजा करते हैं भूमिया की, भूलोगे नहीं कमी। बुक्सा करते हैं भूमिया की, भोटिया करते हैं भूमियाल की, और थारू करते हैं भूमसे भूसेन की। थारू किसकी करते हैं? भूसेन की। याद रहेगा क्या? तो एकदम बढ़िया से इसको समझ लो, याद कर लो और अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेंगे, एक एक बच्चा करेगा, ये बड़ा आसान सवाल है। 2 वर्ष 1920 में, ये तो गड़बड़ है, ये नहीं, वर्ष 1920 में उत्तराखंड में मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वर्ष 1920 में क्या हुआ? उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना हुई। बात मानते हो क्या? एक बात समझना, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? 1920 में। याद रखोगे क्या? याद रखोगे क्या? 1920 में। किसने करी? ये है, आंसर तो दे रहा हूं मैं फटाफट, मुंशी लालता प्रसाद टमटा। देखो, जब कोई ऐसा नया फैक्ट याद करने को आए तुरंत दे मारो, तुरंत याद कर लो। नई चीजें समेटनी है पर पुरानी चीजों को दिमाग में गांठ बांध के रखना है, आसान चीजों को छोड़ना नहीं है और मुश्किल चीज से डरना नहीं है। ये याद रखोगे, पेपर निकल रहा है, ये याद रखना। कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तुमको, कॉन्फिडेंस लेकर के जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना। अगर अच्छा लगे, पढ़ना अच्छा लगे, समझना अच्छा लगे, पढ़ो, कहीं से भी प्रैक्टिस हमारे साथ करो। और क्या चाहिए तुमको? और ध्यान से समझो, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले 4 बांध हैं क्रमशः घटते क्रम में। इसका मतलब वे बांध जिनकी जल धारण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता ज्यादा है, ये बतानी है। तो देखो, बड़े प्यार से समझना, इसमें गलती हमसे भी हो गई थी, जब हम पढ़ रहे थे, कर रहे थे, तो हमसे भी गलती हो गई थी। उसी चीज को सुधारते हुए बड़े अच्छे से हमें याद कर लेना है कि ये जो बांध है वो ये है, कोठार, टिहरी, किशी, कालागढ़। ये है वो डैम जिनकी जलग्रहण क्षमता ज्यादा है। और इस हिसाब से मेरी बात समझना, ये घटते क्रम में है, मतलब सर्वाधिक ये भाई साहब, फिर ये भाई साहब, फिर ये भाई साहब, और फिर ये। बोलो याद कर लोगे क्या? अगर एक भी क्वेश्चन अब आया, अब एग्जामिनर ने दिया कि अच्छा 4 बांध ऑप्शन में है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसमें है, तो आंसर कर लेना। बात को समझना, यही डेटा है, सब कुछ चल रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो सिडकुल, तुम्हें 2 चीजें कमेंट करनी है। सिडकुल की फुल फॉर्म क्या तुम जानते हो? क्या एस से स्मॉल है, ठीक है, क्या एस से स्मॉल है या एस से स्टेट है, आई से इंडिया है या इंडस्ट्रियल है, डी से क्या है, सी से क्या, एल? बड़ा आसान है, तो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, अब तुम्हारे हाथ में। सिडकुल कब बना था ये भी तुम्हें बताना है। जैसे पिटकुल हमने तुम्हें बताया था, जैसे पिटकुल हमने तुम्हें बताया था 2004, ठीक है, ऐसे ही तुम्हें बताना है सिडकुल कब बना। आंसर है रुड़की सिडकुल से संबंधित नहीं है। तो उम्मीद है तुम्हें समझ आएगा और तुम आंसर करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, और अगले क्वेश्चन को और अच्छे से करना मेरे भाई, मेरे साथी, ठीक है। चलो, उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य शुरू की गई मोनाल परियोजना। देखो, मोनाल परियोजना, किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण करने के लिए किशोरियों की उम्र क्या रखी गई है, तो मोनाल परियोजना कब की गई, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। अब तुम बोलोगे कि आप हमसे पूछते हो, बताते नहीं, तो मेरी बात समझना, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन हो, दिमाग का सोचना जरूरी है। एग्जाम हॉल में तुमने जाना है, एग्जामिनर ने नहीं जाना, तुमने जाना है, तुमने पेपर करना है, तुमने सोचना है। वो 2 घंटे तुम्हारे लिए, वो 100 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुमने सोचना है वहां पर। तो जब प्रैक्टिस रहेगी किसी चीज को करने की प्रैक्टिस, अगर तुम्हें साइकिल चलाने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, ये याद रखो। अगर बहुत सारा टाइम से तुमने साइकिल नहीं चला तो साइकिल नहीं चलेगी। तुम बहुत टाइम से दौड़े नहीं हो तो दौड़ नहीं पाओगे। ऐसे ही पेपर का भी, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का भी है। वर्ष 2000, सॉरी माफ करना, मोनाल परियोजना मैं ईयर बता रहा था, 11-18 वर्ष इसकी जो है वो है, ठीक है, एज है। चलो आगे आओ प्यारे साथी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, बड़ा आसान सा सवाल है, हल्द्वानी में स्थित है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तराखंड हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देखो, अगर तुम डर के मारे इस सवाल को ऐसे छोड़ के जा रहे हो तो मेरी बात समझना, बच्चा बच्चा जानता है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी शोध संस्थान। ओहो, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, यहां लिखते हैं जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी शोध, जड़ी बूटी शोध संस्थान।
उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, जड़ी बूटी शोध संस्थान, तो अब आसान हो गया, कोपेश्वर इज द राइट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन समझना और अगले क्वेश्चन को देखना प्यारे भाई। सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक कौन हैं? पुराना सवाल है, प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, आंसर तो तुम बता दोगे। बलदेव सिंह आर्य, इनमें बल था इसलिए विधायक रहे। कब से कब तक रहे? तो देखो, अगर किताबी सोर्स के हिसाब से मैं बोलूं तो एक तो ये विधायक रहे लगभग 6 बार, 1952 के आसपास से 1952 से लगभग 85-84 तक ये विधायक रहे थे। तो ये थोड़ा सा ईयर याद कर लेना। ठीक है, 6 बार विधायक रहे बलदेव सिंह आर्य जी और मंत्री पद इन्होंने हासिल किया था दोस्तों। तो आगे आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम को प्राप्त नहीं था? कई बार अलग अलग तरीके से सवाल आता है प्यारे भाई। प्रद्युमन, पृथ्वी, ललित, कीर्तिशा, ऑप्शन है, आंसर करो। मेरी बात समझना, अगर कई बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो पढ़ते होंगे पवार वंश के राजाओं का क्रम। ठीक है, जैसे 55वां राजा कौन है? तो बच्चा बच्चा कहता है कि सर सुदर्शन है, सर सुदर्शन शाह है। बिल्कुल, तो मैंने कहा ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, बस इतना याद कर लो कि 51 से लेकर 54 तक के राजाओं का, जो कि मैक्सिमम किताबें ये कहती हैं। ठीक है, तो 51 से लेकर 54 तक जो राजा थे भाई, उन्होंने दिया था मोला राम को संरक्षण। तो 51 से कौन थे? तो प्रदीप शाह का नाम आता है 51 नंबर पर। ठीक है, 52 नंबर पर ललित शाह का नाम आता है। ठीक है, आर्य के बाद जयकृत शाह का नाम आता है, जयकृत शाह का नाम आता है 53वें नंबर पे। 54वें नंबर पे प्रद्युमन शाह का आता है। ठीक है, तो इन्होंने दिया था, किसने नहीं दिया? तो कीर्ति शाह ने। अगर यहां पर जयकृत शाह होता तब तो जयकृत ने भी दिया था, फिर तो आंसर ही नहीं बनता। तो कीर्ति शाह ने नहीं दिया था, ये तुमको याद रखनी है। उम्मीद है यहां तक मेरी बात समझ आ रही होगी। अब तक तुम्हें जो मैंने बताया थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी करी है, थोड़ा भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन तुम तक डेटा अच्छे से पहुंचे। और अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आराम से देखना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ना, वीडियो रोक लेना। उत्तराखंड राज्य अल्मोड़ा जेल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? मतलब तुम्हारे सामने पूरी हिस्ट्री खोल करके रख दी है कि अल्मोड़ा जेल से जुड़े हुए जो जो तथ्य होंगे यहां पर निकल करके सामने आएंगे। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, तुमने बताना है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई। उत्तराखंड में जेल से सवाल पूछा जाता है कि कब इस जेल की स्थापना हुई। तुम्हें पता है जब ब्रिटिश कमिश्नर आए, तो चाहे वो गार्डनर हो, ट्रेल हो, बस उसी समय पर ये चीजें सारी शुरू होने लगी। चाहे वो थाने की बात हो, चाहे खच्चर सेना की बात हो, तो बस अल्मोड़ा जेल का भी ईयर, अल्मोड़ा जेल लिख करके आंसर दे मारना, ताकि रिवीजन चलता रहे, तुम्हारा और हमारा साथ चलता रहे, हमें समझ आए कि तुम तक बात पहुंचाने में हम कामयाब हो रहे हैं। क्वेश्चन देखना, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई पृष्ठ अल्मोड़ा जेल में रहकर लिखा था। सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित गोविंद वल्लभ पंत को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया। ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन या सामान आज वहां अल्मोड़ा जेल में सुरक्षित हैं। ठीक है। पंडित नेहरू ने खुद को अल्मोड़ा जेल में बंद करने पर पुरजोर विरोध किया। ये बात होनी चाहिए थी। तो आंसर जो है डी है। ये क्वेश्चन रखने का कॉन्सेप्ट ये भी था कि आप अल्मोड़ा जेल को फिर से पढ़ें और ये बातें सारी की सारी याद कर लें, ताकि पेपर में गड़बड़ ना हो। देखो, हमें आपका ये भी मतलब है कि भाई आपका प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है। केवल पेपर हार्ड बना करके ऐसा नहीं करना है कि यार डरा के रख दिया कि बच्चों से पेपर नहीं हो रहा है, पढ़ते नहीं है, हमसे पढ़ो तभी पेपर निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जर्नलाइज्ड पेपर करना है, अच्छा पेपर करना है, पेपर निकलेगा। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है वहां है। अच्छा, दशरथ यात्रा जहां से संबंधित है वो है, तो बिल्कुल, तो मैं आपको बताता चलूं कि देवप्रयाग जो है संगम पर है। तो किन दो नदियों के संगम पर है बताना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि रघुनाथ मंदिर भी कहां पर प्यारे साथी, रघुनाथ मंदिर भी देवप्रयाग में है। ठीक है। रुद्रप्रयाग की बात तो तुम क्या ही जानो। तो रुद्रप्रयाग की बात अगर करोगे तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। नैनीताल की बात करोगे तो अभी तुम्हें पता है कि वहां पर कशोली या कौशाली जो नाम है, उसकी जो तहसील है उसका नाम बदल दिया गया है। नैनीताल बड़ा खबरों में है। तो चलो आइए आते हैं, आगे चलते हैं और क्या तुम देखोगे। अगला क्वेश्चन समझो। उत्तराखंड राज्य में स्थित है वह स्थल नगर जिसे जम्मू के पहलग्राम नगर के सहोदर का मतलब होता है शायद एक मां से जन्मा हुआ या एक जैसी मां से जन्मा हो, ऐसा कुछ रुपए में जाना जाता है, मतलब एक जैसा है ना, लगभग। तो जम्मू का पहलग्राम नगर सहोदर नगर के रूप में जाना जाता है। हर्षिल कहाँ है ये बताना है। अच्छा, हर्षिल कहाँ है
ये तो तुम बता दोगे, चलो हर्षिल जो है उत्तरकाशी, ठीक है। तुम्हें बताना है खिरसू एक स्थान है, खिरसू, ठीक है। तुम्हें खिरसू जो है वो बताना है कि खिरसू कहां पर स्थित है। बाजपुर का पुराना नाम क्या है प्यारे साथी? तो भैया बाज जैसा तुम्हारा मुंडा उड़ता है, ये मुंडिया है बाजपुर का। आ रही है क्या बात समझ में? आओ बात। 1 बीघा जमीन की कीमत तुम क्या जानो? प्यारे बाबू उत्तराखंड की तैयारी करने वालों, 1 बीघा जमीन की कीमत तुम क्या जानो? पहाड़ों की तरफ लोग जा रहे हैं, पहाड़ों में तुम देख रहे हो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो पहाड़ की कीमत नहीं लगा पाएगा कोई एक बार एक जमीन की, है याद रखना, बस जंगल ही जला सकते हो। चलो 1 बीघा जमीन में कितनी नाली जमीन होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया क्वेश्चन पूछा गया है तो 2.5 नाली जमीन जो होगी ये होगी भाई। आ रही है क्या मेरी बात समझ में तुम लोगों को? अभी हम 26वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और 2.5 नाली जमीन तक भी पहुंच चुके हैं, ये याद रखेंगे। चलो आज, और याद रखना 1 बीघा जमीन इक्वल टू 2.5 नाली, ठीक है। तो ये बताना है आपने। चलो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इस तरीके से ये क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, ओके। यहां से दिखाई देगा, यहां से जब ये दिखाई देगा तो आपने इसको बड़े प्यार से करना है। अगर मैं बात करूं तो आपने करना है CN सिंह की बात आएगी। अच्छा राइफलमैन ज्ञान सिंह और दरबान सिंह नेगी की बात आएगी तो डी का हो जाएगा ABCD, डी का हो जाएगा 1, ठीक है। अगर डी का 1 हो जाएगा तो CN सिंह को कहां ले जाओगे? 3 में ले जा लो CN सिंह को मेरे हिसाब से। अगर 3 में ले जाओगे तो महावीर चक्र, तो A का 3 हो जाएगा, ठीक, A का 3 हो जाएगा। तो राइफलमैन ज्ञान सिंह की बात करेंगे तो भाई 2 पे कर दो, मैक ग्रेगर, ठीक है 2। अब बचा क्या? बी बोले तो कर्नल सिंह, महावीर चक्र, पद्मश्री चौथा, ये हो गया। तो 3 4 2 1 जिस भी ऑप्शन में होगा 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 2 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मैच कर लेना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। भादो की मंगरी जलधारा स्थित है भाई, कहां पर स्थित है माधो की मंगरी जलधारा? चमोली, टिहरी, देहरादून। तो पौड़ी इज द राइट आंसर। धारी देवी मैया तुम जानते हो, जय हो माता की, और पौड़ी में ये स्थित है तो याद रखोगे, ठीक है। चलो आते हैं वापस। तो चमोली की बात हमने कर ली, चिनाब घाटी पढ़ा तुमने, टिहरी, हैवल घाटी, देहरादून तुम पढ़ोगे, हार्डी वाटरफॉल मैंने बताया। आगे आओ। सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी घाटी है, तो भैया नदी घाटी कौन सी है? बच्चा बच्चा आंसर जानता है, टॉस नदी, ठीक है। आ रही है क्या मेरी बात आपको समझ में? आपको बताना है कि टॉस नदी किस नदी की सहायक नदी है। आसान सवाल दे दिया वैसे मैंने, लेकिन फिर भी। चलो अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सवाल है, बच्चा बच्चा इस सवाल को करेगा, और एक सवाल तो हमने डिस्कस कर भी लिया था। गणदेश सेवा संघ की बात करेंगे, यहां बात करेंगे कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की बात करेंगे, है ना। ABCD इसमें भी बनेगा। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970, मतलब डी का हो जाएगा 3। अच्छा यहां नहीं करते, यहां करते हैं। डी का हो जाएगा 3, C B और A, है ना। पर्वतीय राज्य परिषद 1967, तो ये हो जाएगा C का 2। A का गणदेश सेवा संघ का हो जाएगा A, और प्रजामंडल नहीं, प्रजामंडल हो जाएगा A का हो जाएगा 1, और B गणदेश सेवा संघ का हो जाएगा 1938 चौथा, ठीक है। 1 4 2 3 1423 इज द राइट आंसर, C हो जाएगा। चलो आओ आगे। अगला क्वेश्चन देखना और समझना। गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। भाई इनको क्रम से व्यवस्थित करना है तो इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि हमने भी इसको याद करा है। किसकी बात हो रही है? गोपेश्वर शिलालेख में नाग वंशों के नरेशों का एक क्रम मिला है, तो क्रम किस व्यवस्थित में है, बस इसी तरीके से आपको ये याद कर लेना है। स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग, ठीक है ना। तो स्कंद विभु का, अंशु है गणपति का, ऐसे तुम इसे याद कर लेना कुछ भी बना करके, ठीक है ना। गणपति जी हैं लास्ट में चौथे नंबर पर। चलो आ जाओ अगला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम मागध पा मड़ो भी मिलता है, जिसका अर्थ रोग भूमि होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? रोग भूमि होता है। तो यह आंसर उधम सिंह नगर है, याद करने वाला सवाल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है, ये याद रखना है। तो देखो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करोगे तो 2 डिग्री विस्तार की बात हो रही है, मतलब कि यहां पर कितना फैलाव है। तो अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 है और 3 डिग्री 28 पूर्वी है देशांतरीय विस्तार। ये तो सब उत्तरी रहेगा, ये सब पूर्वी रहेगा, ऐसे इसको याद भी कर लेना। तो 2 डिग्री 44, 3 डिग्री 28 आसान है। आगे क्वेश्चन। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसके कोनों पर बैठकर त्रिदेव
ब्रह्मा विष्णु महेश ने तप किया था। सतोपंत है, कहाँ पर मिलेगी सतोपंत? तो हेमकुंड भी चमोली, रूपकुंड भी चमोली, केदारनाथ तो केदारनाथ, रुद्रप्रयाग मतलब, और सतोपंत तुमने बता देना है फटाफट। चलो, उत्तराखंड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये एक पुराना क्वेश्चन है, पर फिर भी याद कर लेना, क्या पता जरूरत पड़े। उत्तराखंड ने इस पर खूब पैसा बढ़िया तरीके से खर्च किया था। 8-9 दिसंबर 2023। आगे आइए, अगला क्वेश्चन प्यार से पढ़ना, गढ़वाली दिल में लग जाएगी। मड़ु फुकियोल तो आफी दिखियोल, मतलब भाई अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखेगा। ऐसे ही अगर तुम्हें अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम अच्छा पढ़ना चाहते हो, अच्छा देखना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट तुम्हें मिल रहा है, तो भैया तुम भी तो अपनी तरफ से अच्छा दिखाओ। लाइक करो यार, मेहनत लगती है पढ़ाने में, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, बस वैसे ही। तो अगर तुम अपने लिए चाहते हो कि स्टार लगे, तो यार बिल्कुल एकदम लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। देखो, तो इसका आफी देखिए, मतलब जब मेहनत करोगे तो परिणाम खुद ही तुम्हारे सामने होगा, दुनिया के सामने होगा, और इसीलिए तो तुम मेहनत कर रहे हो, इसीलिए तुम मेहनत कर रहे हो कि तुम्हारे परिणाम और आएगा। दोस्त, भरोसा रखना, डगमगाना मत। ऐसा होगा कि दिक्कतें आएंगी, पेपर में परेशानी होगी, पढ़ने में परेशानी होगी, पर अगर तुम चमक बिखेरना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को घिसना पड़ेगा, पहले तुम्हें एक तप में जलना पड़ेगा, और तब जाके तुम चमकोगे, ये याद रखना। आओ, क्वेश्चन नंबर 37 है। हाल ही में पौड़ी निवासी प्रणेश अश्वाल और प्रज्ञा सिंह रावत को राष्ट्रीय नदी महोत्सव में उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। उनकी यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस नदी पर बनाई गई थी? कितना ही प्यारा सवाल है, कितना ही। सबसे पहले तुम क्या याद रखोगे? इन दोनों के नाम याद कर लोगे। क्या नाम है मैं बता दूं, सुनो। प्रणेश असवाल, एक बात तो ये, प्रज्ञा सिंह दूसरी बात, ये प्रज्ञा सिंह रावत, ठीक है। प्रणेश असवाल और प्रज्ञा सिंह रावत को राष्ट्रीय नदी महोत्सव में उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड मिला है। ये डॉक्यूमेंट्री किस नदी पर बनाई गई थी? अलकनंदा जितने बच्चे बोल रहे हैं बस गलत हो, यमुना तुम बोल रहे हो गलत हो, कोसी तुम बोल रहे हो गलत हो, नयार नदी पर। नयार नदी पर दूधा तोली श्रृंखला से पश्चिमी पूर्वी नयार निकलती है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है तो बस आंसर रट लेंगे। चलो आगे और समझो, मगर प्यार से। आगे देखो, अक्टूबर उत्तराखंड के किस विद्यालय को, अक्टूबर में उत्तराखंड के किस विद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ आवासीय स्कूल घोषित किया गया? इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद ईयर होगा ये 2023 ही होगा। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के किस विद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ आवासीय स्कूल। देखो, जब क्वेश्चन पढ़ना तो छोटी छोटी बातें हाईलाइट करना, पेपर में भी हाईलाइट करना। जब तुम पेपर करने बैठोगे तो ये बात तुम्हें ध्यान देनी है और कुछ नहीं। और रिमिक सेना के लिए जाना जाता है ये स्कूल, कहाँ वाला? देहरादून वाले को सर्वश्रेष्ठ आवासीय स्कूल का घोषित किया गया है, मिला है, अवार्ड मिला है उसको, ये याद रखना है। चलो प्यारे साथी, और आपका कोई दोस्त साथी तैयारी करना चाहता है वो ऋषिकेश शहर से, तो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, एसएससी बैंक पीसीएस सभी के चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आगे आइए क्वेश्चन में, राज्य स्तरीय कला महोत्सव में ढोल वादन के लिए चांदनी ने प्रथम स्थान पाया, उनका संबंध किस जिले से है? चांदनी ने किसमें? ढोल वादन में जो है प्रथम स्थान पाया है, तो ये किस जिले से आती हैं? तो बिल्कुल मेरे भाई पौड़ी से ही आती हैं, पौड़ी से। आपको याद रखना है और ये बात याद रखनी है। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? चलो आगे आ जाओ फटाफट। अब देखेंगे, एक जिला एक उत्पाद की देश भर में कृषि श्रेणी उत्तराखंड के लिए किस उत्पाद को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? ओहो, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद क्या है? एक योजना है, ठीक है। कब आई? क्वेश्चन मार्क लगाओ। चलो फटाफट जरा जवाब दे दो, कब आई थी एक जिला एक उत्पाद की देश भर की कृषि श्रेणी में? देश भर की कृषि श्रेणी में उत्तराखंड के किस उत्पाद को दूसरा स्थान मिला है? मुनस्यारी का कंबल, उत्तरकाशी का लाल चावल, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, नैनीताल की कैंडल क्राफ्ट। तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई गाना भी है भाई, उत्तरकाशी का लाल चावल। अच्छा, लाल तो चावल यहाँ मिलता है। तुम मुझे बताओ कि लाल सांगा का नाम किसका है? किसको बोला लाल सांगा? भाई बताओ जरा कहानी फटाफट। आजकल तो न्यूज़ में भी है, नाम भी बदल दिया वहाँ के एक शहर का, समझ लो, या बद्रीनाथ के गेटवे का नाम बदल दिया जोशीमठ का। तो बस लाल सांगा बता दो, अब इससे ज़्यादा हिंट क्या लोगे? अब तो क्वेश्चन ही नहीं बचा। अवसाद हिंदी, यहाँ से शुरू होती है प्यारी हिंदी। इससे पहले हमारा प्यारे उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। 40 सवाल करंट अफेयर प्लस उत्तराखंड के थे। कैसा लगा आपको ये सेट? ज़रूर बताना। अब हिंदी शुरू करते हैं, ध्यान से करना,
घबराना नहीं, ये प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपको समझाने वाले एमसीक्यू भी किए जाएंगे, जिसमें एमसीक्यू होगा और साथ में आपको समझाया जाएगा विद डिटेल एनालिसिस, लेकिन वो आबकारी के बाद होगा प्यारे साथी। अभी लग जाओ फटाफट से तैयारी में, देखो हमारी क्लास बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर लाइव हम आपके साथ जुड़े हैं। अवसाद शब्द का विलोम क्या है? अवसाद में नहीं जाना है, उल्लास के साथ तैयारी करनी है, एकदम जोरों से तैयारी करनी है कि भैया परीक्षा के नाक में एकदम दम कर देंगे, जब भी मौका मिलेगा तो एकदम हुड़दंग मचा देंगे, एकदम तैयारी में। बस भर्ती आने वाली है। आज भी जो यूके ट्रिपल के सचिव हैं सुरेंद्र सिंह सर, उन्होंने ये बताया है। अब इंटरव्यू जो हमारे पास खबरें आती हैं वही हम देखते हैं, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा होगा उसको रत्ती भर सिर्फ ये मोटिवेशन चाहिए कि हाँ भर्ती आनी है, मेरे को पेपर देने को मिलेगा, सबसे पहले आपको पेपर देने को मिलेगा, तो बस इसी में आपका सिलेक्शन है और कुछ नहीं। इस गर्मी में भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा, याद रखना। अगला शब्द है क्वाथ, ठीक है। वैसे ये क्वाथ इस तरीके से लिखा जाए तो ज्यादा बढ़िया, पर देखो क्वाथ शब्द को अगर आप देखेंगे तो मेरी बात समझना, इसका तद्भव क्या है? तो इसका तद्भव है काढ़ा। क्या है इसका तद्भव? काढ़ा है। तत्सम तद्भव होते हैं, बात आपको समझ आ रही होगी। अगला देखो, कवितावली के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य से ये सवाल है और आपको ऐसे कई सवाल करने हैं दोस्त, ऐसे कई सवाल करने हैं और लगातार पढ़ना तभी हो पाएगा। तुलसीदास, कवितावली, कविदास बोल रहा हूं मैं, कवितावली के रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास हैं। उम्मीद है समझ आएगा आपको, आप कर पाओगे, प्यार से समझोगे। आगे आओ, तेरी बर्छी, क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर साफ साफ आ गया। तेरी बर्छी ने खलन के पंक्ति में कौन सा? तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खलन के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसको ऐसे करो, तेरी बर्छी ऐसे ने और फिर बरछी ने, ये होगा। तो जब ये बर्छी आ रहा है तो एक ही शब्द दो बार जब आपको देखने को मिलेगा तो आप बर्छी बर्छी यमक, एक ही शब्द लेकिन उसके अर्थ होंगे अनेक, तो मिल जाएगा यमक अलंकार। अनुप्रस्तुत तब होता है जब वर्ण बार बार रिपीट करते हैं मेरे प्यारे भाई। श्लेष में जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों तब श्लेष होता है, रूपक में रूप देता है। आओ, नाम धातु कहलाती है। नाम धातु क्या होता है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, इसको नाम धातु कहते हैं। गॉट इट? आगे आओ, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किसका? बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी बिल्कुल, तड़ित बिल्कुल, चंचला भी, वितुंडा नहीं है। गॉट इट? आगे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? कितना प्यारा सवाल है। बनावट के आधार पर 3 होते हैं। अच्छा, बनावट के आधार पर शब्दों के अगर 3 भेद हो तो ये 3 भेद कौन से हैं? रिवीजन तुम्हारा चल रहा है, फटाफट कमेंट करना। आगे आओ, माँ ने बच्चे को बुलाया या किस कारक का उदाहरण? माँ ने बच्चे को बुलाया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। माँ ने बच्चे को, किसको? बच्चे को, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक इज द राइट आंसर। अगला देखिए, यह निम्न में से किस वाक्य में है ना, ऊपर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। यह राम को पुस्तक देता है, वह राम को सुलाता है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो खाना खाना ही पड़ेगा क्या तुमको? 49 का आंसर देना फटाफट। यह राम को पुस्तक देता है, यह राम को पुस्तक देता है, द्विकर्मक क्रिया है। आ रही है क्या बात समझ में? या निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? ठीक है, सुलाता है तो प्रेरणार्थक हो जाएगी, ठीक है। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है जीवन का एक अर्थ जिंदगी है तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है पानी। जिंदगी, जल ही जीवन है दोस्तों। आगे देखो, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? बड़ा प्यारा सवाल है। समास आपके उसमें जो है वो आपको बड़ा ध्यान देना है। तो अगर द्वंद्व समास की बात करें तो जहां पर दोनों ही जो हो पद हों, उत्तर पद प्रधान पद जो हों, वो दोनों ही प्रमुख हो जाते हैं, ये वाली बात आती है। अव्यय भाव में आप समास देखोगे तो लगभग उपसर्ग पहले पद में आपको देखने को मिलता है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो परमानंद में कर्माधार्य समास यहाँ पर मिल जाएगा। आगे आओ, सरकारी पत्राचार में गोपनीय पत्र के रूप में जाना जाता है। किस पत्र को गोपनीय पत्र कहते हैं? तो देखो, जो अर्धशासकीय पत्र होता है ये गोपनीय पत्र होता है, अर्धशासकीय, ठीक है। आगे आइए,
प्रत्यन के आधार पर ला एक कैसा व्यंजन है? तो ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है, बच्चे बच्चे को ये पता है। आगे आइए, तरणी तारणी, तरणी तरणी का अर्थ क्या है? बड़ा प्यारा सवाल है। तरणी सूर्य, नौका इसका अर्थ हो जाएगा। आगे आओ, जो स्वर विजातीय स्वर के मेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया उन्हें क्या कहते हैं तुम्हें याद करना है। क्या तुम जानते हो? छ, त्र, श, ठीक, और श, ये वाला नहीं, माफ करना, छात्र ज्ञा और श, ये ठीक है। इन सबको ऐसे ऐसे कर देंगे तो संयुक्त स्वर। गॉट इट? आ रही है क्या मेरी बात समझ में? चलो आगे ले देखना। निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? विष्णु के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। बिल्कुल एकदम आसान ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज। चलो आगे, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की रचना मेरा परिवार, पथ के साथी, निहार, ये भी है। विष कन्या किसकी है? तो विष कन्या गौरा पंत शिवानी की। आ रही है क्या बात समझ में? ये चलो, हिंदी पत्रकारिता, अगला सवाल। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस? ये पखवाड़ा नहीं है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। आ रही है क्या बात समझ में? आगे आ जाओ। दरोगा किस भाषा का शब्द है? दरोगा किस भाषा का शब्द है? तो तुम भी उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, भविष्य में आबकारी में भी दरोगा की एक पोस्ट है, उपनिरीक्षक की एक पोस्ट है। तो दरोगा जी तुमको तुर्की में बोलते हैं भैया। किस में बोलते हैं? तुर्की में। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, इसको रिक्त बोलते हैं, याद रखना, रिक्त, ठीक है। रक्त का आधा का और था, ठीक है। चलिए, अब जीएस यहां से शुरू होने जा रहा है। 40 सवाल जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सबके होंगे। तो आराम से सांस ले लो। वीडियो अभी रोक रहे हो तो पॉज करो, पानी पी के आओ, फिर से बैठो, ताकि तुम इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओ। उम्मीद है तुम्हें समझ आ रहा होगा। देखो, लगातार जब तुम्हें 1 घंटे की वीडियो मिलती है, लंबी लगती है, लेकिन मेहनत उतनी ही है, उसमें कम नहीं है। ऐसे ही फालतू बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक जरूर करना यार वीडियो को, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो। तुम भी तो चाहते हो ना कि तुम जब मेहनत करो तो तुम्हें उसका फल मिले, तो हम भी यही चाहते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है, तुम अच्छे से समझ पा रहे हो, तो कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, बस लाइक तुम्हें करना है। चलो प्यारे भाई, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएम में, क्या सीडीएमए इसकी प्रौद्योगिकी है? ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज द राइट आंसर। इसका किस्सा खत्म करते हैं। यहाँ फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? देखो, फायरवॉल क्या करता है? एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, लेकिन ये कंप्यूटर की मॉनिटरिंग करता है। यही इसका आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस सेट में यार थोड़ा गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर देखो, यहां पर पेपर लीक हो गया, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। नीट का पेपर लीक हो गया जैसे कि, वैसे ही फाइल को नाम देने के लिए, ठीक है। तो यहां जो आंसर होना चाहिए था वो यहां है। तो प्यारे साथी, आयोग से भी कभी कभी गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, तो क्षमा करें, माफी मांगेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो चार्ट विजार्ड इज द राइट आंसर। फाइल में चार्ट बनाना है तो ये इसका यूज होगा। बार बनाना है, बार चार्ट, पाई चार्ट तो अलग ही चीज हो गई, वो चार्ट के साथ ही आ जाएगा। आगे आओ, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015, यूएन, याद रखेंगे क्या? आ रही है क्या बात समझ में? कितने गोल्स हैं? तो कहेंगे सर 16 गोल्स हैं, इनको पाना 17वां गोल है। आगे आओ, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, क्योंकि सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण, निर्धनता को घटाना ये जरूरी है। आ रही है क्या आपको बात समझ में? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो देखो, जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो कुछ नहीं, बस ट्राइंगल की बात हो रही है। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो होगा क्या कि तालाब में ये उल्टा बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो प्यारे साथी, जो जलीय क्षेत्र होता है, जलीय जो क्षेत्र होता है, जल जमा होता है, वहां पर पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल जो तंत्र होता है वो उलट ही बनता है। समझ पा रहे? नया क्वेश्चन लगेगा, सरदर्द होगा, घबराना नहीं। याद रखना,
जो अच्छी चीजें होती है, मुश्किल चीजें होती है, थोड़ा देर में समझ आती है। आगे देखो, जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है उसका क्या आंसर है? बहुत प्यारा सवाल है। चाहे वो धान का खेत हो, चाहे वो सड़ने वाला कोई पुरानी वस्तु हो, कोई दलदली भूमि हो, प्यारे साथी पशु क्यों ना हो, धान का खेत क्यों ना हो, वहां से मीथेन निकलती है। क्या निकलती है? मीथेन निकलती है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन। अच्छा करो, कितने लोग इसको सही करते हैं? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? फटाफट करना है, जरा करिए। चलो आंसर मैं बता दे रहा हूं। राज्यपाल जो यहां पर है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल या तो राष्ट्रपति के कैसे रहता है, तो बोलोगे प्रसाद पर्यंत रहता है। आ रही है क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को? आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बस फिर आगे आ जाओ। चलो, आपातकाल के समय, बिल्कुल अगला क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाएगी राज्य विधानसभा की? तो देखो, अगर राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ानी है तो उसको बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। आगे आते हैं फटाफट। भारत के संविधान में, आगे चलो, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग विरुद्ध चलाने का अभियोग किसके विरुद्ध अभियोग विरुद्ध चलाने का प्रावधान नहीं है? अभियोग विरुद्ध, सही है ये, अभियोग विरुद्ध चलाने का प्रावधान नहीं है, ये बोला गया है। इसका मतलब ये है जैसे आप महाभियोग की जो घटना जानते हो वो नहीं चलाई जा सकती, ऐसा अभियोग चलाने का। ठीक है, कहां पर? संविधान में। तो मुख्य न्यायाधीश चलाया जा सकता है भाई, तभी हटेगा वो। 100 लोकसभा में, 50 राज्यसभा में लोग चाहिए तभी हटेगा भैया सुप्रीम कोर्ट का वकील। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तुम पढ़ते हो आर्टिकल 61, राज्यपाल के विरुद्ध, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो देखो यहां पर जो आंसर है वो उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग कैसे? राज्यसभा से हटेगा ना, राज्यसभा में उसमें चलन पे होता है। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल के विरुद्ध ये नहीं है। राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है? केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, 5 साल तक रहता है, ये भी आप जानते हो। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर 5 साल से पूर्व हटाना है तो कोई राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हटाएगा, बल्कि उसके लिए राज्यसभा से, यहां से राज्यसभा से इनिशिएटिव लेना होगा। लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल जो हटाने का प्रावधान है वो किसके लिए नहीं है? वो राज्यपाल के लिए नहीं है। तो आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3, इसका आंसर हो जाएगा। आई क्या मेरी बात समझ में? इस क्वेश्चन को दोबारे पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को दोबारे पढ़ लेना, तभी तुम्हें यह आंसर समझ आएगा। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? कि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध में नहीं है। आ रही है? गॉट इट? समझ में आया? चलो फटाफट, जब समझ में ना आए तो कोई नहीं, दोबारे पढ़ना है, बस ये समझ लेना। अगला क्वेश्चन आसान है, तुम्हें फटाफट से बताना है कि कौन से संविधान संशोधन से। अच्छा, तुमने एक और बताना है कि जो संविधान संशोधन अगर वो है तो भैया वो ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में किया गया था? चलिए, तो भैया देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा है, बचपन से ही आ रहा है एग्जाम में और सब बच्चे 69 जानते हैं। 70 भी जो है वो दिल्ली से संबंधित है, ये याद रखना है। यहां पर विधानसभा जो बनाई गई वो 70वें अमेंडमेंट से बनाई गई थी, तो ये भी आप याद रखना। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, वैसे 69 हो जाएगा। तुमने बताना है ईयर, बिल्कुल तुम्हें याद होगा तभी बात बनेगी, हल्के में मत लेना। चलो आगे। उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? पहली बनी थी केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा केस की अगर बात करेंगे 1973, बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात यहां पर हो रही है तो गोलकनाथ केस, और तुमने बताना है कि गोलकनाथ केस कौन से ईयर का है, जरा आंसर टिक करो, फटाफट बताना कौन से ईयर का है, ये हो जाएगा आंसर। तो ईयर तुमने बताना है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे, अगला समझेंगे मजदूर किसान शक्ति संगठन। बिल्कुल नया सवाल है। मजदूर किसान शक्ति संगठन 1970 के दशक में खबरों में खूब रहा। नामक सामाजिक आंदोलन किस सामाजिक आंदोलन से भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? 1970 के आसपास मजदूरों काफी संगठित हुए थे, फिर 90 के दशक में मजदूरों में फिर से वो एकता देखने को मिली और इनका जो एक सामाजिक आंदोलन ये बना मजदूर किसान शक्ति संगठन का, ये जुड़े रहे बाद में आरटीआई अधिनियम से। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, कब का है?
बच्चा बच्चा जानेगा 2005 का। आरटीई एक्ट की बात करेंगे तो 2009 का है, लागू 2010 में हुआ। 2005 की बात करोगे तो ये नजर आएगा, और 2006 की बात करोगे, हालांकि एक्ट तो ये भी 5 का ही मिलेगा, लेकिन 2006 मनरेगा और 2009 में हो गया था महात्मा गांधी वाला। आ रही है क्या बात समझ में? चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई। इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर्राज्य परिषद क्या होती है? जैसे तुम किसी बस अड्डे पर जाते हो, क्या लिखा होता है प्यारे साथी? ISBT। ये ISBT हर जगह है, आखिर है क्या ISBT? कभी सोचा तुमने? ISBT में जाके बस पकड़ रहे हो, उसकी फुल फॉर्म है इंटर स्टेट बस टर्मिनल। ऐसे ही इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं किसको? अंतर्राज्य परिषद को। आर्टिकल इसका 263 देखने को मिलता है, 263 मिलता है। और ये किसने कहा था? तो सरकारिया आयोग ने कहा था। सरकारिया कमीशन 1983 का ये कमीशन था जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई साहब कैसे केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। समझ रहे हो मेरे प्यारे भाई? चलिए आगे बढ़िए, आगे समझो बात को। एक एक बच्चा आज समझेगा और अच्छे से पढ़ेगा। मजे की बात है कि पढ़ो आनंद से। पढ़ाई निरस हो सकती है, पढ़ाई का फल निरस नहीं होगा, रसदार होगा। बस तुम्हें मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, प्यार से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, यही याद रखो। आगे आओ। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हर एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए। अभी अभी इलेक्शन हुए 18वीं लोकसभा के, तो सवालों की बौछार कहीं से भी हो सकती है। मेरे वीर बहादुर सैनिक, वीर लड़ाकों, तुम क्या तैयार हो रणभूमि में उतरने के लिए? तो हर तरह के हथियार को लेकर के उतरना है। आर्टिकल 324 इज द राइट आंसर। तो तुमने मुझे बताना है कि सर निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? तुम बोलोगे सर इतना क्यों पूछते हो? क्योंकि तैयारी तभी होगी जब तुम सवालों के जवाब दोगे, दिमाग को जोड़ डालोगे और पढ़ोगे। अभी 25 सवाल बाकी हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि देर ना लगे। और अगला सवाल बड़ा है, देर तो लगेगी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? जिस बच्चे को ये सवाल समझ नहीं आ रहा है प्यारे साथी, ये इकोनॉमिक्स से सवाल है। इकोनॉमिक्स में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम लेखा पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं। उसमें एक अकाउंट होता है जिसको आप बोलते हो चालू खाता, ठीक। दूसरा आप पढ़ते हो जिसको आप कहते हो पूंजी खाता। अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? और ये हो जाएगा प्यारे साथी करंट अकाउंट। गॉट इट? तो बस उसी से रिलेटेड संबंधित है कि पूंजी खाता, तो पूंजी ऑडिट में क्या क्या शामिल होगा? तो देखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी ऋण, पोर्टफोलियो निवेश, ये तीनों शामिल होंगे। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? इकोनॉमिक्स का बेसिक सवाल है, लेकिन पहली बार आया होगा तो घबराना नहीं, डरना नहीं, बस पेपर करना है, याद रखना, ठीक है? तो आंसर 1 2 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझना, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन समझना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो अगर हम बात करेंगे तो भैया देखो, सीधा सीधा ये सवाल पूछा गया है जिसमें सोशलिस्ट अवधारणा को सबसे पहले अपनाया गया। एक संकल्प लिया गया कि जो भी काम किया जाएगा वो समाज को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तो इस समय पर सरकार ने क्या किया कि कई सारे उद्योग धंधे जमाए जिसमें सरकार ही मालिक थी, जिसमें सरकार ही अथॉरिटी थी। प्राइवेट लोगों को रखा गया लेकिन सरकार अथॉरिटी के रूप में उसमें थी, यानी कि 51% तक शेयर था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था कि भैया उसमें समाज की भलाई के लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई और उस समय पर समाजवादी संकल्प को लिया गया। चलिए आइए फटाफट देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्ट बताओ इसका। एक्ट है 1934। स्टैब्लिश कब हुआ सर? स्टैब्लिश 1935। कौन सा कमीशन था? कमीशन बोलो। हिल्टन आयोग था सर, हिल्टन आयोग ने कहा था। गॉट इट? करेंसी का नियमन करता है, साख नियमन करता है, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली करता है। गॉट इट? लेकिन ये नहीं करता विदेशी व्यापार। कौन करता है? ये तो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय करता है हमारा। आ रही है क्या बात समझ में? चलो प्यारे साथी जल्दी जल्दी। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आपको पता है कि अब तक आप इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी,
पढ़ते आए थे। तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब आप पढ़ते थे। उन सब के नाम अब ये बदल दिए हैं, जरा फटाफट पढ़ लेना। ये कब लागू होंगे? तो 1 जुलाई 2024। क्या 1 जुलाई 2024 से ये लागू होंगे? गॉट इट? आ रही है क्या मेरी बात समझ में? याद रखना। चलो आगे। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में लाया गया था? मानव विकास रिपोर्ट का मतलब है कि एचडीआई इंडेक्स 1990 से ये प्रकाशित हो रहा है। ओहो, अच्छा, यहां पर लिखेंगे 1990 से ये प्रकाशित हो रहा है। पहली रिपोर्ट इसकी आई थी, इसको एचडीआई कहते हैं। लेकिन मानव निर्धनता सूचकांक जो था प्यारे साथी, वो 1997 से जो है एस्टेब्लिश है, आ रहा है। क्या आपको याद है? क्या आपको पता है? अगर आपने करा, वेरी गुड मेरे भाई। अब तक तुम अगर जुड़े हुए हो तो वीडियो देखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, जुड़े रहो। लेकिन प्यारे भाई, अपना हाथ क्यों रोक रहे हो? उसमें कोई पैसा थोड़ी ना लगना है। लाइक करो। और आने वाले समय में, इस सवाल के साथ ही बता रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे प्यारे सर प्रांजल कर्नाटक जी आपको रीजनिंग की क्लास कराएंगे पीसीएस के सी सेट के लिए। तो रीजनिंग जरूर पढ़ना, एग्जाम में, उत्तराखंड के कई सारे एग्जाम में काम आएगी। मेहनत से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बड़ा मजा आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो देखो, अगर पूरा सॉल्व करूंगा तो टाइम जाएगा। आपको सीधा आंसर बताता हूं। यहां पर सबसे पहले आपको रेशो इनका बराबर करना होगा। ठीक है, यहां पर बी 3 है और ए है, तो इसको आप बैलेंस कर लो। यहां आप इंटू कर लो 4 से, और यहां आप इंटू कर लो 3 से, तब ये बैलेंस हो जाएगा। तब ये कुछ ऐसा बनेगा कि ए का रेशो बनेगा 20 और बी का बनेगा 4 तियां 12 और सी का रेशो बनेगा, मेरे प्यारे भाई 5 तियां 15, इस तरीके से। तो अगर इसे जोड़ोगे तो 20 और 15 45 और 10 55 और 2 57, 57 के आसपास। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? तो 57 के आसपास शायद इसका कुछ अप्रोक्स वैल्यू बनेगी। उन सब ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए थे? उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया, ठीक है। तो उन्होंने कुल रन बनाए थे इतना 56-4, ठीक है। तो बी ने कितने रन बनाए होंगे? तो 215 2 7 जा, अच्छा, कुछ गड़बड़ हो सकती है कि गड़बड़ हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा होगा ये। लेकिन जो भी हो रहा होगा, इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि सॉल्व करते समय गड़बड़ी हो जाती है। हो जाएगा ये आंसर 144 इसका आंसर होगा, ठीक है। 144 इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि कुछ पेपर में गड़बड़ ना आया हो। 564 है आंसर, और 564 रन है, 4-5 का रेशो है, और ये है 3 5 जा 15, 15 20 और 15 35 है। अच्छा, यहाँ पर गलत जोड़ दिया था मैंने तभी। तो 35 और 12, 35 20 15 35 और 10 45 47, 47 की वैल्यू 564 के बराबर हो जाएगी। इसको कर लेना है, जल्दी हो जाएगा फिर, ठीक है। उम्मीद है आप कर पाओगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या है? तो x का 125% बराबर 100 बोला है, और x का मान पूछा है। 25 पंजे 25 चक्को 5 5 से ये गया, 20 बार इधर करोगे तो 80 इज द आंसर आ जाएगा। ये है राइट आंसर। आगे चलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करना कैसे, कुछ मत करना, इसमें इसका गैप फाइंड आउट करना, ये वाला बताना होगा शायद, आई थिंक 102 के बाद। तो इसमें क्या करना, आप इसमें आप इसका गैप निकालना। जैसे इसका निकालोगे तो 8 आएगा, इसका निकालोगे तो 27 आएगा, 8 में से 1 गए 27, इसका निकालोगे तो 2, 12 में से 8 गए 4, और 9 में से 3 गए 6, 64 आएगा। इसका गैप करोगे तो यहाँ पर जो वर्ड आना था, वो आना था 125। 125 क्यों? क्योंकि देखो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 5 और 2 7, 237, 2 और 1 और 1 2, 227 आंसर हो जाएगा। 227 ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग के भी सवाल है, क्योंकि एग्जाम में रीजनिंग भी आती है। आगे करेंगे इसको, बड़ा ही प्यारा सवाल है। आरटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, ये बता देता हूं फटाफट, अगर देखना है तो। देखो, बी ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो आगे आएगा दोस्तों, 2 का 4 6 8, सही से नंबर चल रहा है, 10 12 14 16 18 और 20। तो 20 होता है, 18 होता है आर, और टी होता है 20, याद हो जाएगा। चलो आगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इस पेपर में, ये क्वेश्चन गलत आ गया है, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपको यहीं पर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी गलत आ गया है, गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं आपके लिए। आप जब बोल रहे हो तो ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो ये क्वेश्चन होना था, ये बेसिकली यहाँ पर जो होने थे, यहाँ पर 4 ही होने थे ये, ठीक है ना, 1 2 3। यहाँ पर बेसिकली ये इस तरीके से बन रहा था, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा था।
ठीक है, इस तरीके से ये होना था बस, उसके बाद ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ऑप्शन भी गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तों, इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, जितने भी साथी पेपर कर रहे हैं, देखो गलती तो आयोग भी कर देता है और हमसे तो टाइपिंग वाली गलती हो जाती है अक्सर। ठीक है, क्योंकि टाइपिस्ट जो है उसको रीजनिंग नहीं आती उतना, टाइपिंग ही आती है, ये भी एक समस्या रहता है, कुछ चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते समय भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, पेपर को सेट करते समय भी। चलिए, वह चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, वाह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। तो क्या है इसका आंसर? तो बस 86 क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, तो 86 में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बहन, और बहन को यहां पर टिक कर देंगे। आगे आइए, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति है। अध्यक्षीय सरकार, इसका मतलब यहां पर पहुंचा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति वहां पर विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, ये याद रखना है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर जो आंसर होना चाहिए था, ये जो मिस प्रिंट यहां पर हुआ है, यहां पर कोई की जगह, यहां पर कोई की जगह ये एरिक कोए स्टोक्स होना चाहिए था। आ रही है क्या बात समझ में? ये है इसका आंसर, एरिक को स्टोक्स, तो ये इसका सही आंसर होता। द पीजेंट एंड द राज, ये 1857 के रिवॉल्ट पर लिखी एक किताब है, नया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। एरिक कोए स्टोक्स इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, क्या है इसका सही आंसर? बच्चा बच्चा शिकागो जानता है, 1893। आगे आइए, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर, तो 90 ये सवाल है, 90 का बड़ा प्यारा है। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर, फाउंडेशन रख रहे हैं, कौन रख रहे हैं? इंडियन कल्चर की फाउंडेशन रख रहे हैं श्री अरविंदो जी, औरोवेली आश्रम वाले श्री अरविंदो जी रख रहे हैं, तो याद रखेंगे। अगला, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में, उसका नाम था, 1838 में जिस संगठन की हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन द्वारकानाथ नगर। द्वारकानाथ नगर नहीं, आप द्वारकानाथ याद रखिएगा, काम इसी से हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन। गॉट इट। चलो आगे आ जाओ फटाफट, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। कितने बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में करेंगे, ये भी मुझे देखना है। इसको आसान कर देता हूं आपके लिए, मोतीलाल नेहरू इसका आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन बचे, फटाफट बताना। मेजनी, गेराबाल्डी, शिवाजी। श्री कृष्ण की जीवनी किसने लिखी है? ठीक है, अगर ये आपको याद रख लिया तो बस मजा आ जाएगा। तो और यहां पर एक और चीज मैं बता दूं आपको कि एक किताब है अनहैप्पी इंडिया, कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। अगर आप अनहैप्पी इंडिया की बात करोगे तो बात बन जाएगी, उन्होंने ही लिखी है, जिन्होंने स्थापना करी लिखी थी, जिन्होंने गैरीबाल्डी वगैरह लिखा, अनहैप्पी इंडिया भी लिखा। 93, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? बड़ा प्यारा सवाल है। आधिकारिक क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, और तुम्हें है ना 1942 में आया था। और तुम्हें एक बात याद रखनी है, क्रिप्स मिशन के असफल होने पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसमें कांग्रेस के जो वार्ताकार थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। गॉट इट, समझ रहे हो क्या? चलो आओ आगे, उम्मीद है आपको समझ आएगा। और देखो कुछ नए क्वेश्चन भी तो मिलते हैं। ओल्ड मैन इन हरी के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है? तो किस वायसराय को जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं लॉर्ड एलन बरो। कौन? लॉर्ड एलन बरो। आइए आगे खंगालते हैं, कुछ नई नई चीजों को ढूंढते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो प्यारे साथी, इतनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में आग धधक रही है, तुम्हारे अंदर भी एक ज्वाला है जो पेपर निकालना चाहती है। तो भैया पहले तुम ग्रीष्मकालीन मॉनसून का जरा जिक्र करो कि फुहारे वाली क्या बारिश हो रही होगी आने वाले मॉनसून में। उससे पहले तुम इसका आंसर जरूर करना, ताकि तुम्हारी सिलेक्शन की बारिश हम भी देख पाए, तुम भी देख पाओ और वो भी देख पाए जो तुम्हें इस समय पर जलाने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो तुम्हारे सिलेक्शन की बारिश होगी, बस तुम्हें आंसर करते रहना है। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आपदा प्रबंधन संस्थान निम्न में से किस शहर में है? तो मैं आपको बता दूं, जो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट था वो 2005 है। गॉट इट। आ रही है क्या बात समझ में? जो इंस्टीट्यूशन होता है ये लातूर है। लातूर कहाँ है? तो बच्चा बच्चा जानता है सर, कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। अच्छा, एनडीएमए एक्ट मैं ज़्यादा ऊपर लिख देता हूँ, एनडीएमए एक्ट
2005, 2005, गॉट इट। चलो आ जाओ, बड़ा प्यारा सवाल है आगे आने वाला। अगर इस त्रिभुज को, उम्मीद है कि आप इस त्रिभुज को गिन पाएंगे और इसके ऑप्शन दिख लेंगे, अगर नहीं दिख रहे तो मैं दिखा दूं। ये तो 24, 28 है, इस तरफ जो ऑप्शन है वो है 26 और 20, ये ऑप्शन है। कोशिश करो कि पहले तुम गिन पाओ। बहुत सारे इसके अंदर त्रिभुज बने हुए हैं, बहुत सारे त्रिभुज। ऐसा डायग्राम जब भी आएगा तुम्हें याद कर लेने हैं कि सर आपने बताए थे कि 28 त्रिभुज हैं। कौन गिनाएगा? तो प्रांजल सर की सी सेट की क्लास में तुम इसे गिनोगे। अगला सवाल, अच्छा इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, जितने लोग भी जोड़ पाए देख पाए। उम्मीद करता हूं कि समझ तुमको आ जाएगा। क्या बोला उन्होंने? निम्नलिखित आरेख में कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं? शिक्षित लोग कितने हैं? तो ट्राइंगल में सारे के सारे कौन से लोग हैं? ये शिक्षित हैं। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए कलाकारी, 2 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। शिक्षित लोग हैं। उसके बाद अगर मैं यहां पर की बात करूं, ये लोग लाल कलर लेते हैं भाई। लाल कलर की अगर मैं बात करूं तो नियुक्त लोग लेते हैं। जो ये नियुक्त वाले लोग हैं, जो ये नियुक्त वाले लोग हैं वो ये हैं, ठीक। इधर से बना लो फटाफट, ठीक है। ये जो लोग हैं ये हैं नियुक्त वाले। उसके बाद एक और रंग लेंगे साहब, कौन सा लें आप बताओ? चलो नीला, नीला मत लो, येलो करो। येलो कलर जैसे ही लेंगे तो ये वाले दिख रहे होंगे, उम्मीद है समझ आएगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर ये तुम्हें समझ आएगा तो बस काम हो गया। अब लो, अब खेल चालू करो। अब कौन सा ले सर? अब ले लो भाई, ग्रीन ले लो, हरा ले लो। चलो अगर मैं तुम्हें अब बताऊं तो मैं कह रहा हूं कि देखो इन्होंने जो सवाल पूछा है, इन्होंने जो सवाल पूछा है वो सवाल ये कह रहा है कि कितने शिक्षित लोग, कितने क्या शिक्षित लोग, ठीक, नियुक्त हैं। आरेख में कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं। तो नियुक्त वाले ये लाल वाले हैं, तो शिक्षित ये वाले हैं ट्राइंगल वाले। तो नियुक्त कितने होगा? इतने। तो 6 और 3, शिक्षित 3 भी है 6 भी है, तो टोटल आंसर हो जाएगा 9। गॉट इट। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? आ रही है क्या मेरी बात समझ में? 9 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। आगे चलता हूं, आगे समझाता हूं। अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भैया कितना करप्शन, कितने करप्शन की बात की जाएगी। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर मैं बात करूंगा दोस्त मेरे साथी, तो आपको आंसर बताना है फटाफट कि हाँ सर इतना करप्शन तो हो रहा है। कम से कम इतना, क्या 41 है, क्या 134 है, क्या? तो बोलोगे नहीं। 126 है, क्या? अरे ये तो हैप्पीनेस का इंडेक्स है। तो फिर कितना है? करप्शन 93 है। बुढ़ापे की तरफ 93, 100 में हम मानते हैं ना कि ऐसा बुढ़ापा, तो 93 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये थे 99 वो सवाल। प्यारे साथी ये जानकारी भी आप देखो। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, नए प्रैक्टिस सेट अब आएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट अगर आपको ऐसे ही चाहिए, खरीदने हैं कि हम पहले कर लें क्योंकि हफ्ते हफ्ते में ये वीडियो आनी है, ठीक है। और दोस्तों लाइक जरूर करना, आपके लिए हमने मेहनत करी है। यूट्यूब पे वीडियो है, फ्री प्रैक्टिस सेट है। लेकिन अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हैं कि एक साथ आपको मिल जाए और आप पहले ही आंसर जान ले, पीडीएफ आपको आंसर की में मिल जाए, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करिएगा। यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है ये एमसीक्यूज की पूरी सीरीज। अब अगला क्वेश्चन ट्रिप्स का, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने ट्रिप्स का संबंध किससे है ये बताना है। तो 2 ऑप्शन खत्म किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इस ट्रिप्स की फुल फॉर्म बतानी है। क्या ये ट्रेड से संबंधित है, क्या ये बैंकिंग से संबंधित है, क्या ये गांव से संबंधित है, क्या ये किसी प्रोग्राम से संबंधित है? तो इसके 2 आंसर ये नहीं है। अब बचा या तो ये या तो ये। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म के साथ तुम इसके संगठन का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्त पूरी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है और आप तक पूरी एनर्जी से पहुंचाई गई है। इस एनर्जी को एग्जाम हॉल में ले जाओ और एग्जाम हॉल में ले जा करके वहां पर एग्जाम में अपने नाम के झंडे गाड़ दो। शुभकामनाएं तुमको बहुत सारी तुम्हारे आगामी एग्जाम के लिए, और तैयारी करते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें पाठशाला ऋषिकेश के साथ मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।